7 अक्टूबर 2023 की सुबह अचानक हमास के ग्रुप ने इजराइल पर धावा बोल दिया, जिसमें लगभग 1200 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठ गए। इस हमले के बाद अमेरिका बिना किसी शर्त के इजराइल के सपोर्ट में आकर खड़ा हो गया। वहीं जब इजराइल ने गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ अटैक्स किए तो अमेरिका ने चुप्पी साध ली और इस मैटर में कोई भी दखलंदाजी करने से ही इनकार कर दिया। तब अमेरिका ने सिर्फ इतना कहा कि इजराइल को प्रोटेक्ट करना उसका राइट है। इसके बाद जब ईरान इजराइल में वॉर शुरू हुई तो अमेरिका इजराइल का राइट हैंड बन गया। यहाँ तक कि यूएस पार्लियामेंट के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इजराइल को मिलिट्री एडवांटेज प्रोवाइड करने के लिए $14.5 बिलियन के प्रपोजल्स को भी मंजूरी दे दी। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि क्यों अमेरिका हर बार इजराइल के पीछे खड़ा हो जाता है। इससे अमेरिका को क्या फायदा है? ये कोई मजबूरी है या कोई ट्रीटी जो अमेरिका को इजराइल से अलग नहीं होने दे रही? आखिर क्या है इस सदाबहार दोस्ती का राज? जानने के लिए बने रहिए एंड तक हमारे साथ। देखिए, ये है मिडिल ईस्ट, जिसमें टोटल 18 देश हैं। इन्हीं में से एक है इजराइल, एक ऐसा देश जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है और इसका एरिया भारत के केरल राज्य से भी छोटा है। बावजूद इसके इजराइल ने दुश्मनों की नाक में दम कर रखा है। आज ये छोटा सा देश दुनिया के बड़े बड़े देशों से पटक नहीं दे रहा है। कई लोगों के पसीने तो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम सुनते ही छूट जाते हैं। लेकिन आज दुनिया के नक्शे पर इजराइल की जो जगह है, इसके पीछे सालों पुराना इतिहास है। दरअसल कभी इजराइल की जगह तुर्की का ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें तुर्की हार गया और इस इलाके पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया। ब्रिटेन उस समय की एक बड़ी शक्ति था, इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ये इलाका ब्रिटेन के कब्जे में ही रहा। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो नई ताकतें उभर कर आईं, अमेरिका और सोवियत यूनियन। ब्रिटेन को इस युद्ध में काफी नुकसान उठाना पड़ा। करारी हार के बाद 1945 में ब्रिटेन ने इस इलाके को यूनाइटेड नेशन को सौंप दिया। 2 साल बाद साल 1947 में यूनाइटेड नेशन ने इस इलाके को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक अरब स्टेट और एक इजराइल। इससे अगले ही साल 14 मई 1948 को इजराइल ने अपनी आजादी का ऐलान किया। बड़ी बात यह थी कि जैसे ही इजराइल ने खुद को इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर किया, उसके महज 11 मिनटों के बाद ही अमेरिका ने उसे मान्यता दे दी थी। उस वक्त हैरी एस ट्रूमन अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे। खैर, वो जो भी रहा हो, लेकिन तब के बाद से अब तक अमेरिका इजराइल के साथ उसके साए की तरह खड़ा रहता है। यूएस इजराइल को डिफेंस करने से लेकर फाइनेंशियल तक हर तरह से मदद करता है। अगर फाइनेंशियल लेवल पर हेल्प की बात करें तो यूएस फॉरेन एड टू इजराइल की रिपोर्ट बताती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से इजराइल उन देशों में टॉप पर है जिन्हें अमेरिकन एड दिया जाता है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेरिका 1948 से लेकर 2023 तक इजराइल को $158 अरब की एड दे चुका है। लेकिन इजराइल पर इतनी मेहरबानी क्यों? देखिए, आपने सभी ने सुना होगा कि यूएस का कोई परमानेंट फ्रेंड या परमानेंट एनिमी नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट है। इस स्टेटमेंट का एक ही एक्सेप्शन है, वो है इजराइल। इजराइल को जब भी कोई इंटरनेशनली दिक्कत होती है, चाहे वो मिलिट्री ऑफेंस हो या फिर चाहे वो यूएन में क्रिटिसिज्म हो, यूएस ने हमेशा इजराइल को प्रोटेक्ट ही किया है। ये दोस्ती इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आईआर के स्कॉलर्स ने भी इनके रिलेशन को समझने की कोशिश की है। उन्हीं में से कई स्कॉलर्स का मानना है कि इस दोस्ती के पीछे यूएस की मिडिल ईस्ट स्ट्रैटेजी है और इजराइल उस स्ट्रैटेजी का इंपॉर्टेंट पिलर। इसलिए ये दोस्ती इतनी गहरी है कि इतने सालों से चली आ रही है। ऑन द अदर हैंड, ऐसे कई स्कॉलर्स हैं जैसे स्टीफन वॉल्ट, उन्होंने कहा है कि एक्चुअली इस रिलेशन के पीछे प्रो इजराइल लॉबिंग है। दरअसल यूएस पॉलिटिक्स में लॉबिंग का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। ऐसे कई सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं जो प्रेशर ग्रुप्स की तरह बिहेव करती है और इलेक्टोरल पॉलिसीज में इन्फ्लुएंस करके वो यूएस की फॉरेन पॉलिसीज को बदल देते हैं। इसलिए इस स्ट्रॉन्ग रिलेशन के पीछे एक ही रीजन है, वो है प्रो इजराइल लॉबिंग। बट देखा जाए तो इसके पीछे और भी कई फैक्टर्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है अमेरिकन जूइश कम्युनिटी। हालांकि अमेरिकन जूइश कम्युनिटी टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ और सिर्फ 2.4% है। बावजूद इसके आज के दिन अमेरिका के टॉप 100 रिच पीपल्स में से 30% इसी कम्युनिटी से आते हैं। अब जहां पर पैसा है वहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा, इसलिए ये कम्युनिटी अमेरिका इजराइल के रिलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इन फैक्टर्स का क्या रोल है और कहां पर इन्होंने कितना इन्फ्लुएंस किया है, इसे समझने के लिए हमें इस कम्युनिटी की थोड़ी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। कहानी शुरू होती है 1896 में, जब थियोडोर हर्ट्ज ने एक पैम्फलेट लिखा था। नाम था डेयर जोडेनस्टाट, जहां पर पॉलिटिकल जैनिज्म का यूज किया जाता है और पॉलिटिकल जैनिज्म का जो ड्रीम था वो था जूइश के लिए एक अलग स्टेट। हालांकि आज जैनिज्म वर्ड की कई अलग अलग डेफिनेशंस और वेरिएंट्स बन चुके हैं, जैसे कि रिलीजियस जैनिज्म, कल्चर जैनिज्म और भी कई टाइप के जैनिज्म आ चुके हैं।
खैर, जोडेन स्टार्ट में पहली बार सेपरेट स्टेट की डिमांड उठाई गई और ये डिमांड यूरोपियन और अमेरिकन लीडरशिप के लिए काफी हद तक एक्सेप्टेबल थी। बट इसी बीच रशिया और यूरोप में जूइश पीपल के अगेंस्ट अटैक शुरू हो जाते हैं। रशिया इसे पोग्रोम्स नाम देता है और यूरोप में एंटी सेमिटिक अटैक। इन अटैक की वजह से जूइश कम्युनिटी देश के अलग अलग हिस्सों में भागने लगती है। अब इस कम्युनिटी में जो रिच पीपल थे वो जाते हैं अमेरिका, वहीं जो लेस एफिलेंट थे वो एशिया और जेरूसलम की तरफ भागते हैं। तो यहाँ से वेव्स ऑफ इमिग्रेशन शुरू हो जाती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो यूरोप में जूइश कम्युनिटी थी वो लार्ज मनी लेंडिंग या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लीडरशिप रोल में थे, यानी जूइश के पास हमेशा से मनी की पावर थी। इसलिए अमेरिका जाकर भी वो लोग अपने बिजनेस हाउसेस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस खोलते हैं। फिर आता है 1948। जैसा कि हम बता चुके हैं कि तब इजराइल ने खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर दिया था और महज 11 मिनटों में अमेरिका ने उसे मंजूरी भी दे दी थी। यहाँ आता है इस जूइश कम्युनिटी का पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग। दरअसल उस वक्त जूइश का एक ये ग्रुप यूएस में था, जहां व्हाइट हाउस में ट्रूमैन और 2 अनदर लीडर्स के साथ एक मीटिंग हो रही थी और ये तीनों लीडर्स वुड्रो विल्सन, रूजवेल्ट और ट्रूमैन डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। जहां इस बात पर चर्चा चल रही थी कि डिक्लेरेशन के तुरंत बाद यूएस इजराइल को इमीडिएट सपोर्ट करेगा। अगर हम डेमोक्रेटिक पार्टी के इन रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें तो इन तीनों को इलेक्शंस में अमेरिकन जूइश कम्युनिटी का भारी सपोर्ट मिला था। वहीं इस कम्युनिटी का यूएस की जीडीपी ग्रोथ में भी बहुत बड़ा हाथ था। इसलिए इन लीडर्स को पता था अगर पार्टी को फिर से मेजॉरिटी में लाना है तो फिर इस कम्युनिटी को नाराज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उन पर ऑलरेडी प्रेशर था स्टेट ऑफ इजराइल को रिकॉग्नाइज करने का। हालांकि उस समय इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के अलावा दोनों में और कोई फ्रेंडली रिलेशन नहीं था। लेकिन जब ये स्टेट रिकॉग्नाइज्ड हो जाता है तो उसके कुछ साल बाद ही इजराइल सिनाई पेनिनसुला को कैप्चर करता है स्विस कैनाल को कंट्रोल करने के लिए। इसलिए 1956 एक वॉर होता है और इस वॉर में ब्रिटेन और फ्रांस इजराइल को सपोर्ट करते हैं और तीनों मिलकर इजिप्ट पर अटैक कर देते हैं। अब इस पर यूएस गुस्सा हो जाता है कि मेरे ना बोलने के बाद भी आप ये कैसे कर सकते हो। इसी वजह से इजराइल को अल्टीमेटम मिलती है कि आप विड्रॉ करें वरना हमें कोई स्टेप लेना पड़ेगा। ये इजिप्ट के लिए एक मोरल विक्ट्री थी क्योंकि इजरायली फोर्सेस सिनाई पेनिनसुला क्रॉस करके स्विस कैनाल तक ऑलमोस्ट पहुंच चुकी थी। लेकिन यूएस प्रेशर की वजह से इजराइल को विड्रॉ करना पड़ता है। उसके बाद कैनेडी प्रेसिडेंसी के समय में इजराइल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ जाता है। इजराइल एक्चुअली न्यूक्लियर कंट्री बनता है लेकिन कभी ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं करता है वो न्यूक्लियर कंट्री है। खैर उस वक्त में भी यूएस और इजराइल के बीच काफी टेंशन पैदा हो जाती है। कैनेडी गवर्नमेंट लगातार इजराइल पर नजर रख रही थी कि इजराइल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के साथ क्या कर रहा है। फिर आता है 1973 जब अरब कंट्रीज 1967 की तरह इजराइल पर अटैक करने वाली थी। उस वक्त देश के प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मायर थी। वो यूएस जाती हैं और वहां जाकर रिचर्ड निक्सन और हेनरी अल्फ्रेड से बात करती हैं कि भैया इंटेलिजेंस आ रही है, क्या हमें प्री एम्पिटिव स्ट्राइक करनी चाहिए। लेकिन यूएस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि उस वक्त यूएस अरब कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन मेंटेन रखना चाहता था। दरअसल यूएस की 20 ऑयल रिक्वायरमेंट गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से पूरी हो रही थी, जिसमें 6 अरब कंट्रीज बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन्वॉल्व थी। इसी वजह से यूएस इन दोनों के बीच में नहीं फंसना चाहता था। खैर वॉर इजराइल और अरब देशों के बीच वॉर होता है जिसमें 2 हफ्तों की मशक्कत के बाद इजराइल जीत जाता है। इस वॉर के बाद इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच के रिलेशन खराब हो जाते हैं। इसके बाद अरब कंट्रीज खरतौम डिक्लेयर करती है, यानी वो ये डिसाइड करती है कि जो कंट्रीज इजराइल को सपोर्ट करती हैं, स्पेशली यूएस और यूएस के अलायंस, उनको ऑयल नहीं दिया जाएगा, जिससे ट्रिगर करता है 1973 ऑयल क्राइसिस। इस ऑयल क्राइसिस की वजह से यूएस को बहुत बड़ा इकोनॉमिक झटका लगता है। उस समय में हेनरी किसिंजर शटल डिप्लोमेसी के थ्रू कोशिश करते हैं कि इजराइल और किसी भी अरब कंट्री के साथ एक पीस टॉक की बात शुरू हो जाए ताकि दोनों के बीच की टेंशन कम हो सके और इससे ऑयल क्राइसिस को मैनेज किया जा सके। इस शटल डिप्लोमेसी की वजह से यूएस एक मीडिएटर की तरह आता है। अब एक तरफ हो जाता है कंप्लीट सपोर्ट टू इजराइल, दूसरी तरफ आ जाता है मीडिएट रोल इन द इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि पैलेस्टीनियन लोग या अरब कंट्रीज अमेरिका को मीडिएटर की तरह क्यों एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो इजराइल के सपोर्ट में था। दरअसल उस पर अमेरिका के अलावा कोई और ऑप्शन था नहीं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट एरिया और वेस्ट एशियन एरिया में यूएस की प्रेजेंस काफी स्प्रेड थी। इसका भी रीजन था। दरअसल यूएस ने सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत और जो भी जीसीसी कंट्रीज हैं, जॉर्डन के अलावा सभी को काफी फाइनेंशियली सपोर्ट किया था। वहीं उनकी सिक्योरिटी का एंगल भी यूएस ही देख रहा था, इसलिए उन्हें यूएस को एज अ मीडिएटर एक्सेप्ट करना ही पड़ा और ये यूएस की स्ट्रैटेजी थी ताकि यहाँ पर सोवियत का इंटरवेंशन ना हो सके। इस वजह से यूएस धीरे धीरे पूरी तरह से इस मिडिल ईस्ट एरिया को कंप्लीटली
इमीडिएटली अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ले आता है और इजराइल इस इन्फ्लुएंस का स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर था। लेकिन कैसे? अब इसके पीछे के फैक्टर की बात करते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि फोर्ब्स 400 की अगर हम लिस्ट देखें और उसमें भी अगर टॉप हम 100 में जाएं तो लिस्ट में 30% नेम एक्चुअली बिलोंग टू जूइश अमेरिकन कम्युनिटी हैं। अब रिसेंटली एक सर्वे हुआ था ये जानने के लिए कि इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर यूएस के लोगों में कितनी और किसके लिए सिंपैथी है। इस सर्वे में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके डेटा के अकॉर्डिंग मोस्टली लोगों ने इजराइल के सपोर्ट में ही वोट किया है, यानी कॉमन अमेरिकन पीपल के मन में एक्चुअली सिंपैथी थी इजराइल को लेकर। ये एक वजह है, या पॉलिटिकल कंपल्शन अमेरिकन लीडर्स पर कि वो ऐसे स्टेप ना लें जो इजराइल के अगेंस्ट जाता है। अगर हम 100 लोगों की बात करें तो करीब 64 लोगों ने इजराइल को सपोर्ट किया था, करीब 12 लोगों ने पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया और बाकियों का कोई ओपिनियन नहीं था। एक्चुअली पब्लिक ओपिनियन किसी भी पॉलिसी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। अब आते हैं पॉलिटिकल लॉबिंग पर। AIPAC यानी अमेरिकन इजराइल पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, ये अमेरिका की सबसे इन्फ्लुएंशियल लॉबीज में से एक है। स्टीफन वॉल्ट और जॉन मेयर की एक किताब है द इजराइल लॉबी एंड यूएस फॉरेन पॉलिसी। इसमें यही बात की गई है कि यूएस और इजरायली दोस्ती के पीछे AIPAC ने कितना बड़ा रोल प्ले किया है, कि हर प्रेसिडेंट के ऊपर कैसे AIPAC का एक कंपल्शन रहता है कि वो हमेशा प्रो इजराइल स्टैंस लें, चाहे वो डेमोक्रेट पार्टी के कैंडिडेट हो या रिपब्लिकन पार्टी के। और इसकी एक ही वजह है कि अमेरिकन जूइश कम्युनिटी यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ जूइश फैमिलीज वर्ल्ड के मेजर फाइनेंशियल बैंक्स को ओन करती है। वर्ल्ड का जो 30% इनके पास है एक्चुअल में उन इंस्टीट्यूट्स के पास है जो जूइश रन करते हैं। इसी वजह से ये कम्युनिटी यूएस इजरायली रिलेशंस को इन्फ्लुएंस करती है। इसलिए जब हमास ने अटैक किया था तो जो बाइडेन ने इमीडिएटली स्टेटमेंट दी कि वो इजराइल के साथ है और इमीडिएटली यूएस ने अपनी मिलिट्री सपोर्ट को भी भेजा था। एक दोस्ती पॉलिटिकल मैनर्स के बिना नहीं हो सकती और अमेरिका में कोई भी पार्टी डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, उन पर ये प्रेशर टैक्टिक्स चलता ही रहता है। और इसी वजह से यूएस इजराइल का ये रिलेशन हमेशा एक्सेप्शन रहेगा। यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है, नो परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमी, बट इजराइल इज द परमानेंट फ्रेंड ऑफ अस। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।